मेरा नाम सबा है। मैं जवान हूँ और शादी के कुछ ही वक्त बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद घर के सारे मामलात मुझे ही चलाने पड़े। एक घर में काम करने के लिए मैं मुलाजिमा बनी, लेकिन मालिक मकान ने कुछ दिन बाद मेरे साथ जो कुछ कर डाला वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 24 साल थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। हमारी शादी को बस 2 साल ही हुए थे कि एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। उस दिन मेरी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। मैं अकेली पड़ गई। कोई बच्चा नहीं था और ससुराल वालों ने भी कुछ दिन बाद मुंह फेर लिया। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी 2 बहनें थीं जो अपने अपने घरों में थीं। मैंने खुद से वादा किया कि अब जो भी होगा मैं अपने दम पर जीऊंगी। घर के खर्चे, बिजली का बिल, किराया, सब कुछ मुझे ही देखना था। पहले कुछ दिन तक तो पुराने जेवर बेचकर काम चला, लेकिन वो कब तक चलता? मुझे कोई काम ढूंढना ही था। मैंने आसपास काम की तलाश शुरू की, लेकिन एक जवान अकेली औरत को काम मिलना आसान नहीं था। लोग काम से ज्यादा अपनी नीयत दिखाने लगते थे। कई दिन भटकने के बाद एक मोहल्ले में मुझे एक अच्छा घर मिला। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। नाम था हाफिज साहब। वो अकेले रहते थे। उनका बेटा और बहू विदेश में थे। उन्हें घर के कामों के लिए किसी भरोसेमंद औरत की जरूरत थी। मैं पहली बार उनके घर मिलने गई तो उन्होंने बहुत तहजीब से बात की। बोले, बेटी, तुम्हारा चेहरा बहुत शरीफ है, क्या तुम वाकई काम करना चाहती हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, जी अंकल, मुझे काम की सख्त जरूरत है। उन्होंने मुझसे मेरी कहानी पूछी। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। हाफिज साहब थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें एक बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हारा कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। बस दिल से काम करना और भरोसे पर खरा उतरना। उनकी बातों में कुछ ऐसा सुकून था कि मैं वहीं काम करने को राजी हो गई। पहले दिन से ही उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। सुबह सुबह मैं जाती, झाड़ू पोंछा करती, खाना बनाती और दोपहर तक वापस आ जाती। हाफिज साहब कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। कुछ ही हफ्तों में मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे एक अजीब सी मोहब्बत करने लगे हैं, बिल्कुल बाप बेटी की तरह। कभी चाय बनवाते हुए कहते, बेटी, तुम थक जाती होगी, थोड़ा आराम कर लिया करो। कभी मेरा हाथ देखकर कहते, तुम्हारे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, लेकिन किस्मत की लकीरें भी बहुत मजबूत हैं। ऐसे लफ्ज सुनकर मैं हैरान हो जाती, क्योंकि मैं सोचती थी कि मालिक लोग सिर्फ काम करवाते हैं, एहसान नहीं जताते। एक दिन ऐसा हुआ जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। उस दिन बारिश बहुत जोर की हो रही थी। मैं समय पर नहीं पहुंच पाई और जब पहुंची तो पूरी भीग चुकी थी। हाफिज साहब दरवाजे पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, तुम भीग गई हो, अंदर आ जाओ, कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। मैंने कहा, अंकल कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी ऐसे ही। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं, ये लो, मेरी बहू का सूट रखा है अलमारी में, जाकर पहन लो। मैंने संकोच के साथ कपड़े बदले। जब वापस आई तो उन्होंने मुझे चाय दी और बोले, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगता। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हर मर्द बुरा नहीं होता, कुछ लोग वाकई दिल से अच्छे होते हैं। धीरे धीरे मैं उनके घर का हिस्सा बन गई। उनके लिए दवा लाना, बिजली का बिल जमा करना, सब काम मैं करती थी। बदले में वो मुझे हर महीने ठीक ठाक तनख्वाह देते थे और हर शुक्रवार को एक मिठाई का डब्बा जरूर पकड़ा देते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, सबा, तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा समझता हूँ। मैं सन्न रह गई। क्या वो मुझे अपनी बेटी मान बैठे हैं? उस दिन के बाद से हाफिज साहब की बातें और अंदाज कुछ अलग लगने लगे थे। मैं अब पहले से ज्यादा सतर्क रहती थी, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे लेकर डर या घबराहट हो। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा, सबा, तुम्हें अगर लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ तो बेझिझक बताना। मैंने जवाब दिया, आप बहुत कुछ कर रहे हैं अंकल, तनख्वाह भी वक्त पर मिलती है और इज्जत भी, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, मैं तुम्हें एक बेटी की तरह चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ।
मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, कैसा सहारा? वो चुप हो गए, फिर बोले, मतलब अगर तुम्हें शादी के बारे में सोचना हो तो मैं ये रिश्ता निभा सकता हूँ। मैं चौंक गई, मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने कहा, लेकिन आप तो मेरे लिए बाप जैसे हैं। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि उम्र का फर्क है, लेकिन अकेलेपन का भी एक सच है। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ बन जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कमरे से बाहर निकल आई और सीधा घर चली गई। घर जाकर पूरी रात सो न सकी। मन में बहुत सारी बातें चलती रहीं। क्या ये सही होगा? क्या लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी बहनें समझेंगी? क्या मैं खुद समझ पाऊंगी? अगले दिन मैंने काम पर जाने से मना कर दिया। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, अंकल, आज तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम करो। 3 दिन तक मैं नहीं गई। फिर उन्होंने खुद आकर मेरे घर दस्तक दी। हाथ में फल और दवाई का डिब्बा था। बोले, तुम्हें बुखार है और मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। वो बहुत संयम से पेश आए। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, आपने जो कहा मुझे समझ नहीं आया, क्या जवाब दूं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, सिर्फ सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा मन न हो तो भी मैं तुम्हारे साथ वही रिश्ता रखूंगा जो अब तक था। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने 2 दिन बाद उन्हें फोन किया और कहा, मैं आ रही हूँ काम पर। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। उस दिन जब मैं उनके घर पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। वही चाय, वही मिठाई, वही साफ सुथरा कमरा और वही नरमी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने चुपचाप काम किया और जाते समय उन्होंने मुझे एक नया सूट दिया। बोले, ईद पर पहनना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने पहली बार मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। मन में एक अजीब सा सुकून था, शायद ये जानकर कि कोई है जो मुझे बिना शर्त के अपनाने को तैयार है। अब मैं रोज जाती, काम करती और धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक समझदारी की डोर बंधने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे फिर कहा, सबा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो। इस बार मैंने ना नहीं की। निकाह की बात सुनकर मेरे दिल में एक तूफान सा आ गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो शख्स मुझे हमेशा एक बाइज्जत माहौल देता रहा, वो इस अंदाज से मेरे करीब आ जाएगा। मगर इस बार न उसकी नजर में कोई लालच था, न उसके लहजे में कोई हंसी। सब कुछ संजीदा, बादब और नरम सा था। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसने फौरन सर हिलाया। बिल्कुल, जितना वक्त चाहिए लो, मैं इंतजार करूंगा। मैं घर वापस आ गई और सारी रात जागती रही। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। एक तरफ मेरा गुजरा हुआ अतीत था, वो तन्हा दिन और तन्हा रातें जब मैं अपने माजी को लेकर रोया करती थी, और दूसरी तरफ ये शख्स था जो मेरे लिए न सिर्फ इज्जत करता था बल्कि अब मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना चाहता था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि जिंदगी एक बार फिर मेरे सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाए। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगर कोई मुझे अपनी जिंदगी में इज्जत और मोहब्बत देना चाहता है, और अगर वो मुझे बतौर बीवी अपनाना चाहता है, तो शायद इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं। शाम को जब मैं काम पर पहुंची तो वो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर सामने आया, लेकिन कुछ कहे बगैर ही समझ गया कि मेरे पास जवाब है। मैंने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, अगर आप अभी भी अपने फैसले पर कायम हैं तो मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है सबा। बस इसके बाद सब कुछ बहुत सादगी से हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। हम दोनों ने मिलकर काजी साहब से निकाह की तारीख तय कर ली। मेरी बहन और 1-2 अजीज रिश्तेदारों को बुलाकर एक छोटा सा निकाह पढ़ा गया, और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। निकाह के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार सुकून सा महसूस हुआ। एक ऐसा सुकून जो न तन्हाई में था, न गरीबी में, और न ही किसी सहारे की उम्मीद में। अब मैं एक ऐसे घर में थी जहाँ मेरी इज्जत थी, मेरी बात सुनी जाती थी, और सबसे बढ़कर मेरी मौजूदगी को अहमियत दी जाती थी। शादी के बाद के पहले कुछ हफ्ते तो जैसे ख्वाब की तरह बीते। वो हर सुबह मुझे खुद उठाता, चाय बनाकर देता और कहता, तुम अब इस घर की मालकिन हो, सिर्फ काम वाली नहीं। मैं हंस देती और कहती,
मालकिन तो तुमने बना दिया, मगर मेरी आदतें अभी नौकरानी वाली हैं। वो भी मुस्कुराकर कहता, तो फिर मैं भी मालिक नहीं, सिर्फ तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। हम दोनों की जिंदगी अब नई करवट ले रही थी। मुझे अब अपने घर के बारे में भी ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती थी। मैंने अपने पुराने कच्चे घर को छोड़ दिया था और अब अपने शौहर के साथ उसी पक्के मकान में रह रही थी जहां कभी मैं सिर्फ काम करती थी। धीरे धीरे मैंने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। मैं घर की सफाई से लेकर खर्चों का हिसाब तक रखने लगी। वो हर छोटी बड़ी बात मुझसे पूछता और मेरी राय को अहमियत देता। एक दिन उसने कहा, सबा, मैं चाहता हूँ तुम आगे पढ़ाई करो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक कामयाब औरत में होना चाहिए। मैंने हैरानी से कहा, इस उम्र में पढ़ाई? उसने कहा, उम्र सिर्फ एक गिनती है सबा, असल चीज है इरादा। उसके कहने पर मैंने पास के ही एक इवनिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। दिन भर घर संभालती और शाम को पढ़ाई करती। उसने मेरे लिए किताबें, बैग और एक मोबाइल तक ले दिया ताकि मैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकूं। अब मेरा हर दिन बामकसद होने लगा था। मैं कभी कभी अपने पुराने वक्त को याद करती जब एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अब अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया था जिसकी कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। एक सच्चा साथी, एक अच्छा घर और अपनी पहचान। एक दिन शाम को जब हम छत पर बैठे थे, उसने मुझसे कहा, सबा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब मेरी बीवी हो। कभी तुम मेरे घर में झाड़ू पोंछा करती थी और आज मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत बन गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी तकदीर का लिखा बहुत अजीब होता है, हमें बस उस पर यकीन रखना होता है। वो बोला, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर और लोगों की मदद करें, खासकर उन औरतों की जो अकेली हैं, मजबूर हैं और जिन्हें कोई सहारा नहीं। मैंने फौरन हामी भरी, क्योंकि मैं जानती थी जैसे मेरी जिंदगी बदली है वैसे ही किसी और की भी बदल सकती है। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू किया, रोशनी, जिसका मकसद यही था कि गरीब और मजबूर औरतों को इज्जत से जीने का हक मिले। आज जब मैं किसी गरीब लड़की को पढ़ाई करते देखती हूँ या किसी मजबूर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होता देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जद्दोजहद बेकार नहीं गई। मैं अब उस घर में पूरी तरह ढल चुकी थी। मालिक मकान यानी आसिफ साहब के साथ मेरा रिश्ता अब महज कामकाजी नहीं रह गया था, बल्कि उसमें एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उनकी बातों में कभी कोई गलत मंशा महसूस नहीं होती थी। वो एक भले इंसान की तरह पेश आते जो मेरी इज्जत करता है। एक रोज मैं सुबह जल्दी ही उठकर काम में लग गई थी। घर साफ कर रही थी कि तभी आसिफ साहब ने आवाज लगाई, सबा, तुम्हें जरा दवाई लानी है, फरजाना बीबी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। मैंने कहा, जी अभी लेकर आती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, जरूरत हो तो अपने लिए भी कुछ ले लेना। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बाहर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह मेरा ख्याल रखा हो। जब से मैं इस घर में आई थी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दवा लेकर जब मैं वापस आई तो फरजाना बीबी सो रही थीं। आसिफ साहब ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही बोले, बैठो सबा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। मैं थोड़ा सकुचाई मगर पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कहा, सबा, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है। कम उम्र में विधवा हो जाना और फिर अकेले घर चलाना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। मैंने धीरे से कहा, जी, पर अब तो आदत सी हो गई है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, मैंने कभी तुम्हें एक नौकरानी की तरह नहीं देखा सबा, बल्कि हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। और आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उसे समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ी हैरान हुई। जी कहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर का हिस्सा बनो, मतलब मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, मगर आप तो मालिक हैं और मैं। वो बोले, मैंने तुम्हें हमेशा इंसान की तरह देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कद्र करता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकी। वहां से उठकर रसोई की तरफ चली गई। मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच है? क्या मैं दोबारा किसी रिश्ते के लिए तैयार हूँ?
क्या समाज मुझे स्वीकारेगा? शाम तक मैं परेशान रही। फरजाना बीबी ने भी शायद कुछ महसूस किया। उन्होंने कहा, सबा बेटा, कोई परेशानी है क्या? मैंने सिर झुका लिया। नहीं बीबी जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। रात को जब सब सो गए तो मैं छत पर चली गई। खुला आसमान, टिमटिमाते तारे और मेरे मन में उठता तूफान। मैंने सोचा, आसिफ साहब ने कभी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। उन्होंने मुझे इज्जत दी, सहारा दिया। क्या ये रिश्ता वाकई गलत होगा? अगली सुबह मैं तय कर चुकी थी कि जवाब दूंगी। मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा, अगर आपकी बीबी को एतराज ना हो और अगर ये रिश्ता मेरी इज्जत को ठेस ना पहुंचाए तो मैं तैयार हूं। आसिफ साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मेरी बात का आदर किया और कहा, हम सब कुछ शरीयत और इज्जत के साथ करेंगे सबा। कुछ ही हफ्तों में हमारे निकाह की तैयारी शुरू हो गई। निकाह की तारीख तय हो गई थी। आसिफ साहब ने हर बात को बहुत ही अदब और सलीके से आगे बढ़ाया। फरजाना बीबी से भी उन्होंने खुलकर बात की थी और मेरी हैरत की बात यह थी कि उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा, सबा, मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तू जब से इस घर में आई है, इस घर की बरकत बढ़ी है। अगर तू इस घर की बहू बनेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उनके पांव छुए और कहा, आपने हमेशा मुझे इज्जत दी, यही मेरे लिए बहुत है। निकाह सादगी से हुआ। आसिफ साहब ने खुद काजी साहब को बुलाया, कुछ करीबी लोग बुलाए गए और सब कुछ बहुत शराफत से संपन्न हुआ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। जिस घर में मैं एक नौकरानी बनकर आई थी, आज उसी घर में बहू बनकर बैठी थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। पहले मैं सिर झुकाकर हर काम करती थी, अब हर कोई मुझे इज्जत और मोहब्बत से देखता था। आसिफ साहब ने हर वक्त मेरा ख्याल रखा। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, सबा, तूने जो हिम्मत दिखाई, मैं उसका एहसानमंद हूँ। दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत से जीने वाली औरत अपने फैसलों में कमजोर नहीं होती। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे बस आपकी नेक नियत ने हिम्मत दी। कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी में और भी बहार आ गई। मैं अब सिर्फ बीवी नहीं बल्कि इस घर की जिम्मेदार भी बन गई थी। हर छोटा बड़ा फैसला मुझसे पूछकर होता। घर की नौकरानियों को भी मैंने सिखाया कि इज्जत से काम कैसे किया जाता है। फरजाना बीबी अक्सर कहती, सबा, तुझसे बेहतर कोई बहू नहीं हो सकती थी। और मैं सोचती थी, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी। अब मैं अकेली नहीं थी। मुझे एक ऐसा साथी मिला था जो मेरी मजबूरी को समझता था, जिसने मेरी खामोशी में मेरा दर्द पड़ा और मेरी इज्जत करते हुए मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो मोहल्ले की औरतें मुझे देखती ही रह गईं। सब पूछने लगीं, अरे सबा, तू तो बहुत बदल गई है, क्या बात है? मैंने मुस्कुराकर कहा, दुआओं का असर है। मेरी अम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू जहां भी रहे खुश रह। मैंने उनके गले लगकर कहा, अब जो मिला है मैं उसकी कद्र करना जानती हूँ। शादी के कुछ महीने बाद जिंदगी में वो सुकून आ गया था जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। आसिफ साहब अब पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। हर सुबह उनके साथ नाश्ता करना, शाम को साथ बैठकर बातें करना, मेरे लिए ये सब किसी ख्वाब जैसा था। एक दिन वो मुझसे बोले, सबा, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी पढ़ाई पूरी करे। जो सपने तूने छोड़े थे उन्हें फिर से जीना शुरू कर। मैंने हैरत से पूछा, अब मेरी उम्र और हालात, क्या मैं पढ़ पाऊंगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू जो चाहे कर सकती है, तेरा साथ देने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। उस दिन मुझे लगा कि मैंने सिर्फ एक अच्छा शौहर नहीं पाया बल्कि एक सच्चा दोस्त भी मिला है। मैंने दाखिला लिया, फिर से किताबों से रिश्ता जोड़ा और घर के कामों के साथ अपनी तालीम को भी बराबरी से वक्त देने लगी। घर की नौकरानियां भी अब मुझे मैडम कहती थीं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बराबर का समझती रही। कभी कभी उनके साथ बैठकर चाय पीती, हालचाल पूछती, क्योंकि मैं जानती थी कि किसी वक्त मैं भी उनकी जगह पर थी। एक दिन फरजाना बीबी ने मुझसे कहा, सबा, आजकल तू बहुत बदल गई है, लेकिन तेरा दिल अब भी वैसा ही है। मैंने कहा, इंसान अगर ऊंचाई पर पहुंच भी जाए तो जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिंदगी की इस नई दौड़ में सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मुझे पता चला
कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने आसिफ साहब को बताया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, अब हमारी दुनिया और भी हसीन हो जाएगी। वो दिन और आज का दिन हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं वो सब कुछ पा चुकी थी जिसकी तमन्ना सिर्फ एक नेक नियत लड़की रखती है। इज्जत, मोहब्बत और सुकून भरी जिंदगी। जब कभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैंने हिम्मत न की होती, अगर मालिक मकान के अच्छे बर्ताव को गलत समझकर दूर हो जाती, तो शायद ये सब कभी न मिल पाता। मेरी ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए है जो मुश्किल हालात में हार मान जाती हैं। याद रखो, नेक नियत और सच्चा इरादा कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरता गया। मेरे अंदर एक नई ताकत, एक नया यकीन पैदा हो चुका था। अब मैं सिर्फ आसिफ साहब की बीवी नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी, समझदार और जिम्मेदार औरत बन चुकी थी। गर्भावस्था के दौरान आसिफ साहब ने हर लम्हा मेरा साथ दिया, मेरी जरूरतों का ख्याल रखा, डॉक्टर की हर अपॉइंटमेंट पर साथ गए और मेरी छोटी से छोटी बात को भी गंभीरता से लिया। कई बार रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती तो खुद मुझे लेकर हॉस्पिटल भागते। वो वक्त था जब मैंने जाना कि एक अच्छा शौहर क्या होता है। जब बेटा हुआ तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उसे सीने से लगाकर बस इतना कहती रही, शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे ये खुशियां दी। आसिफ साहब ने बेटे का नाम फैज रखा, जिसका मतलब है बख्शीश, रहमत। उन्होंने कहा, फैज तेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आया है सबा, अब तेरा हर दिन नूर से भरा रहेगा। उसके बाद हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई। फैज की किलकारियां घर को जन्नत बना देती थीं। मैं हर रोज सुबह उठकर पहले नमाज पढ़ती, फिर बेटे को नहलाती और आसिफ साहब के साथ नाश्ता करती। घर में बरकत ही बरकत थी। लेकिन एक दिन आसिफ साहब को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे लिए वो पल फिर से एक इम्तिहान था, लेकिन इस बार मैं टूटी नहीं। मैं जानती थी कि अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बेटे की भी है। मैंने आसिफ साहब की यादों को सीने से लगाकर मजबूती के साथ जिंदगी की डोर थाम ली। मैंने उनके बिजनेस को संभाला, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और खुद को तालीम और मेहनत की मिसाल बना दिया। आज जब लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं, तू सबा है ना, वही सबा जिसने मालिक के घर काम किया था और आज एक कामयाब औरत है। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, हाँ मैं ही सबा हूँ, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे एक नेक इंसान की मदद है, जो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उसकी दी हुई इज्जत, मोहब्बत और तालीम हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये थी मेरी कहानी। अगर आप भी कभी मुश्किल हालात में हो तो हार मत मानना, क्योंकि अल्लाह कभी किसी नेक दिल को तन्हा नहीं छोड़ता।